हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं यूपी टेट जुलाई 2026 हिंदी पेडागोजी। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है और ये क्लास सेकंड है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो अभी तक तो जा करके देख लें। और फर्स्ट क्लास का इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। चलिए बात करते हैं आज। तो आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भाषा का अर्थ एवं सिद्धांत। क्या है? भाषा का अर्थ एवं सिद्धांत। तो सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। और इसकी परिभाषाओं की बात कर लें तो परिभाषा, भाषा से संबंधित कुछ विद्वानों के परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे प्लेटो के अनुसार विचार आत्म की एक मूक अथवा अध्वनात्मक बातचीत है, किंतु वही जब ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। मूक का मतलब होता है मन में जब कोई चीज़ चलती है तो वो भाषा नहीं होती है। जब वो मन में चली हुई बातें जब हमारे मुंह से बोली जाती है तो वो भाषा कहलाती है। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं स्वीट के अनुसार। तो स्वीट के अनुसार जो है, ध्वनात्मक शब्दों के द्वारा विचार को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। स्वीट के अनुसार, स्वीट मनोवैज्ञानिक जो थे, इनके अनुसार जो है ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचार को प्रकट करना ही भाषा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपी टेट में कि ध्वनात्मक शब्दों के द्वारा विचार को प्रकट करना किसने कहा था, तो आप क्या बोलिएगा? स्वीट ने बोला था। कौन बोला था? स्वीट ने बोला था। उसी जगह बात करें विस्कोस के अनुसार। तो विस्कोस महोदय ने क्या बोले थे कि भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य अवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। क्या करते हैं? भाषा ध्वनि की प्रतीकों का संकेत है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में जो विचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से जो बातचीतें होती है, ये क्या कहलाती है? ये भाषा कहलाती है। कौन बोला था? विस्कोस महोदय ने बोले थे। चलिए आगे की बात करें तो आगे का है हमारा, अब लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक एक चीज़ को इस टॉपिक से कवर करते चलेंगे। चलिए, तो भाषा की विशेषता क्या क्या है? तो भाषा का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। क्या है? भाषा का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण और अनुकरण का मतलब होता है देखना। और उसी जगह बात करें, भाषा प्रारंभिक रूप उच्चारित होता है। जब हम किसी भी चीज़ को उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या होता है? प्रारंभिक चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? भाषा होती है। कोई भी चीज़, किसी भी काम में हमारी जो शब्द निकलती है, वो उच्चारण जो निकलती है वो क्या है? भाषा है। चलिए उसी जगह बात करें, भाषा मानकीकरण पर आधारित है। भाषा का कोई मान होता है, कोई अस्तित्व होता है, कोई दायित्व होता है, तभी उसी को भाषा बोलते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी को कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका कोई अस्तित्व होता है। चलिए आगे है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। सही बात है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। और उसी जगह बात करें, भाषा का प्रवाह कठिन से सरलता की ओर होता है। भाषा का प्रवाह जो है कठिन से सरलता की ओर होता है। कठिन भाषाओं को जब आप जान रहे हैं तो उससे सरल भाषाएं निकाल, जैसे आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कठिन चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि इन कठिन शब्दों को जो हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या इस तरह के शब्द निकाले जो आसान हो जाए। या फिर किसी शिक्षक की बात कर लें, वो शिक्षक खुद पढ़ते हैं, जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करते हैं और स्टूडेंट को जो है कि आसान से आसान ट्रिक पे उस चीज़ों को हल करके बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक भाषा हो गया। चलिए उसी जगह बात करें, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित किया जाता है और ये पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित का मतलब होता है अर्जन करना, किसी भी चीज़ को अर्जित करना। चलिए उसी जगह बात करें, प्रत्येक भाषा को अपनी रचना एवं सीमाएं होती है। प्रत्येक भाषा का जो है अपनी संरचना एवं सीमाएं होती है। अभी हम आपको बोले कोई भी शब्द है, उसकी अस्तित्व होती है, उसका एक लहजा होता है कि भाषा हमें कैसे बोलना चाहिए, भाषा किस मार्गदर्शन में बोलना चाहिए। तो ये क्या हो गया? संरचना एवं सीमाएं हो गई। और उसी जगह बात करें भाषा अध्यापन का अर्थ एवं महत्व की, भाषा अध्यापन अर्थ एवं महत्व की बात करें तो कह रहा, भाषा शिक्षण अध्यापन एक ऐसा माध्यम या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाना लिखाना सिखाया जाए, जिससे कि बालक भाषा का समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। भाषा अध्यापन के द्वारा बालक की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने का कार्य किया जाता है। सही। अब किसी भी भाषा में आप
पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो किसी भी भाषा में, जब तक आपकी सामाजिक भाषा को या फिर सामाजिक भाषा के बारे में पता ना चले, तब तक आपकी भाषाओं में डेवलप नहीं आ सकता। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, तो उसमें जब तक अगले शिक्षक हो या टीचर जो भी हैं, अगर उनको ना पता चले, तब तक जो है आपकी भाषाओं में डेवलपमेंट नहीं आएगी। चलिए आगे की बात करें, वाइगोत्स्की महोदय ने क्या बोले, तो चलिए देखते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने क्या बोले, तो बात कर ले वाइगोत्स्की महोदय कहाँ के थे, तो बेलारूस के थे। कहाँ के थे, बेलारूस के थे। वाइगोत्स्की महोदय बेलारूस के थे। चलिए वाइगोत्स्की महोदय बोले थे, बालक के भाषा सीखने में समाज एवं परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका। सही बात। अगर आप पहले भाषा जो आप सीखते हो परिवार से सीखते हो, कि आपके मम्मी पापा दादा दादी या फिर परिवार में जो भी मेंबर हैं वो किस तरह से बोलते हैं, आप उसको उसका जो है ना अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण करने के बाद उस भाषा को आप जो है अर्जित कर लिए। अर्जित करने के बाद उस भाषा का आप उपयोग करते हैं, और वही भाषा का उपयोग करके आप जब समाज में जाते हैं, तो समाज में भी अनेक लोग अनेक तरह की भाषाएं में अनेक तरह की लहजा लेकर के, रिस्पेक्ट लेकर के भाषाओं का उपयोग करते हैं और बोलते हैं, और उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। चलिए, तो यही हमारा समाज और परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भाषा ही। और भाषा जब तक ना रहे तो आप एक दूसरे को कैसे समझोगे, और जब तक समझोगे नहीं तब तक जो है परिवार समाज ये सब चलेगी कैसे। तो आगे की बात करते हैं। तो भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा अध्यापक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अध्यापन नीति अपनाई जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए ताकि हर वो बच्चे समझ पाए, सीख पाए। आसान से आसान भाषा शिक्षकों को बतानी चाहिए, या फिर बच्चे की जो भाषाएं हैं, मातृभाषा हो या फिर जो भी भाषाएं हैं, उस बच्चों के अनुसार उस भाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। चलिए आगे की बात करें, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। तो भाषा अध्यापन के सिद्धांत में कह रहा है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। आपका जैसा स्वभाव है उस ढंग से आप भाषा सीखोगे। स्वाभाविकता का अर्थ है किसी भी भाषा को सुगमता से स्वाभाविक रूप से घरेलू वातावरण में सीखना। अतः घर के वातावरण में जो लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं वह उन सभी को सुनकर व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में सहजता से ही उस भाषा को सीख लेते हैं। आपके आसपास में अगर मान लो आप जो है कि अभी बिहार में, यूपी में रह रहे हो, आप दिल्ली चले गए, तो आसपास में जिस भाषा का उपयोग होगा आप उस भाषा को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर लेते हो। तो आपकी भाषाओं में तो जो है डेवलप हो गई। आप वातावरण के अनुसार तो भाषा में परिवर्तन कर लिए, और सहजता से व्याकरणिक भाषा, व्याकरण, शुद्ध भाषाएं आप बोलना चालू कर दिए, कहीं अशुद्ध भाषा बोलना चालू कर दिए। तो ये क्या है, ये परिवेश, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुसार से जो है लोगों की भाषाएं बदलती रहती है, सीखी जाती है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे है अनुबंधन का सिद्धांत। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इससे अच्छा थ्योरी का क्लास आपको यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता। और जितने भी क्लास हैं एक टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो में ही ख़त्म कर देंगे, और जब पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे एक एक चैप्टर का, उसके बाद सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उस टॉपिक से बने सारे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करें अनुबंधन का सिद्धांत। भाषण विकास में अनुबंधन का बहुत योगदान होता है। शैशवा अवस्था में बालक जब शब्द सीखते हैं तो उनका सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। अब आपको पता है कि भगवान नहीं होते। जब आपको भगवान की प्रतिमा दिखाई जाएगी, मूर्ति दिखाई जाएगी, तो आपको लगेगा भगवान है। तो वही शैशवा अवस्था में क्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके सिखाया जा सकता है। अमूर्त विचार नहीं किया जा सकता। अमूर्त का मतलब होता है मन में सोचना, थिंकिंग करना। तो वो प्रत्यक्ष रूप से बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। चलिए उसी जगह बात करें, जैसे पेंसिल कहने के साथ उन्हें पेंसिल दी जाती है तभी वो समझेगा, अर्थात नहीं समझेगा। तो ये क्या हो गया, पेंसिल अगर हम बोल रहे हैं तो हम उसके हाथों में पेंसिल देंगे तभी वो समझेगा। हमने पेंसिल कह दिया, पेंसिल दिया नहीं, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसी को क्या कहते हैं, मूर्त। हम पेंसिल उसको दिए नहीं, पेंसिल कह दिए, ये क्या हो गया, मूर्त हो गया। मूर्त में बच्चे
शिशुवावस्था के बच्चे नहीं सीख पाएंगे, अमूर्त में सीख पाएंगे। चलिए बात करें आगे की, तो पानी या शहद कहने पर उन्हें पानी या शहद दिखाया जाता है, तभी वो समझेगा। इसी प्रकार बालक विशिष्ट वस्तु से साहचर्य स्थापित करते हैं और निरंतर अभ्यास के पश्चात संबंध वस्तु की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला है हमारा, सॉरी थोड़ा सा प्रिंट में जो है मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत। चलिए सरलता का सिद्धांत क्या कहता है? सामान्यतः भाषा शिक्षण में उस माध्यम या प्रक्रिया को स्वीकार किया जाना चाहिए जो कि अत्यंत सरल एवं छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। यदि शिक्षण प्रक्रिया के आरंभ में ही कठिन शब्द तथा कठिन वाक्य का प्रयोग होगा तो छात्र में भाषा शिक्षण प्रक्रिया के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी। यह भाषा शिक्षण सिद्धांत के विपरीत होगा। अगर शुरुआत में किसी बच्चे को कठिन शब्द दे दिए तो बच्चे में कुंठा की भावना आ जाएगी, उस चीज़ों में बच्चों की रुचि नहीं होगी। अगर बच्चों को आसान शब्द से, आसान वाक्य से अगर प्रारंभ किया जाए, स्टार्ट किया जाए, सिखाया जाए तो बच्चों में धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, और जब बच्चों में धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी तो वो सरल से जटिल की ओर खुद ब खुद चलता चला जाएगा। चलिए आगे की बात करें तो आगे हमारा कह रहा है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत कौन दिया? अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। अभ्यास का सिद्धांत कौन दिया? तो हमारे थॉर्नडाइक महोदय दिए। ये पूछा भी जाता है। चलिए तो कह रहा है भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के भावात्मक और कलात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास परम आवश्यक है। अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास लगातार होता रहे तो वो चीज़ें ज़्यादा सीखी जाती। और आगे कह रहा है हमारा भाषा अभ्यास के द्वारा ही बालकों के भाषाई कौशलों को बेहतर बनाया जा सकता है। अतः एक अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को अभ्यास के लिए श्रुतलेख, इमला, कविता, पाठ इत्यादि को ना कोई कार्य अवश्य दे। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। क्या होता है श्रुतलेख का मतलब? श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। सुनकर लिखना, सुनकर लिखना होता है। चलिए आगे की बात करें तो आगे कह रहा है हमारा उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। तो यह अत्यंत आवश्यक है, यह जो है अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व अध्यापक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े और इसी के द्वारा सही पाठ्य सामग्री का चयन कर बालकों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य कैसी भी हो सकते हैं, उद्देश्य कैसी भी हो सकते हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित, जैसे काव्य पठन का कौशल बालकों की। उद्देश्य किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो एक व्यक्ति में हो या फिर व्यक्ति के समूह में हो। कोई भी चीज़ों का उद्देश्य जो होता है वो ये निर्धारित करता है कि निर्देश या फिर उद्देश्य आपका किस तरह का मेच्योरिटी लेकर के आ रहा है, एक व्यक्ति के लिए या फिर व्यक्ति के समूह के लिए, तो ये निर्धारित करता है। चलिए आगे की बात करें तो आगे हमारा कह रहा है श्रवण क्षमता का ज्ञान। श्रवण क्षमता का ज्ञान, श्रवण मतलब होता है सुनना, क्षमता मतलब तो जान ही रहे, ज्ञान मतलब जान ही रहे। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत हमारा कह रहा है शिक्षक अर्थात अध्यापक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र होते हैं। शिक्षक के केंद्र में क्या होते हैं? छात्र होते हैं। इस चीज़ को कभी आप एक्सेप्ट मत कीजिए कि शिक्षक केंद्र में होते हैं, नहीं, जब भी होते हैं तो छात्र ही केंद्र में होते हैं, शिक्षक के केंद्र में। और उसी जगह बात करें, उसी शिक्षण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे शब्द में अध्यापक को अपने स्थान को गौण तथा बालक के स्थान को प्रमुख मानना चाहिए। इसलिए अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण संबंधित संपूर्ण प्रयास बालक केंद्रितता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। जितनी भी पाठ्य सामग्री है, शिक्षण विधि है, शिक्षण व्यवस्था है, वो सब सिर्फ जो है बाल केंद्रित पे होना चाहिए। बाल केंद्रित पे होना चाहिए कहने का मतलब है कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ना कि शिक्षकों के अनुसार।
व्यवस्था जो है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, ना कि शिक्षकों के अनुकूल। किसी भी चीज़ों में हो, जो जब भी होगा तो वो छात्र केंद्रित होगा, बालक केंद्रित होगा, बच्चे केंद्रित होंगे, ना कि शिक्षक केंद्रित होंगे, ना कि स्कूल केंद्रित होंगे, ना कि व्यवस्था केंद्रित होगा। ऐसा नहीं होगा। जितने भी होंगे बालक केंद्रित होंगे, छात्र केंद्रित होंगे, स्टूडेंट केंद्रित होंगे। व्यवस्था के अनुरूप बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के अनुरूप व्यवस्था होंगे। चलिए आगे की बात करें तो आगे हमारा कह रहा है चयन का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के लिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को क्या और कब और कैसे पढ़ाना है, इसमें उपयुक्त विधि, समय, शिक्षण सही एवं विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बच्चे को किस तरह सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, इसका चयन, समय, शिक्षण, विषय का चयन जो है महत्वपूर्ण रहता है। अध्यापक को समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन सी विधि सही है, बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध है या नहीं है। दृश्य मतलब चित्र देख करके, श्रव्य मतलब सुन करके, देख करके देखने सुनने की सामग्री है या नहीं है। चलिए आगे की बात करें तो आगे हमारा कह रहा विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि चयनित पाठ को छोटे छोटे भाग में विभक्त कर छात्रों को एक एक करके पढ़ाया जाए, जिससे छात्र सरलता से उसे समझकर आगे बढ़ सके। यह सिद्धांत सरल से जटिल के शिक्षण सूत्र का अनुकरण भी करती है। कोई भी चीज़ है वो जब भी बच्चों को सिखाया जाए वो सरल से जटिल की ओर सिखाया जाए, ना कि जटिल से सरलता की ओर। और जो भी व्यवस्थाएं हैं जितना हो सके आसान भाषाओं में, आसान तरीक़ा से, मूर्त चीज़ों में बच्चों को सिखाया जाए, प्रोवाइड किया जाए, करवाया जाए। तो चलिए आगे की बात करते हैं तो आगे कह रहा है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बालक उन क्रियाओं एवं विषयों में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। अतः शिक्षक को विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उस शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसका संबंध विद्यार्थी के जीवन से अवश्य हो। कोई भी चीज़ है, यदि बच्चों के जीवन से संबंधित है, वास्तविक जीवन से संबंधित है, अगर उस संबंधित चीज़ों के बारे में उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके, आसान तरीक़ा से अगर बताया जाए तो बच्चों में ज़्यादा रुचि उत्पन्न होती है। बच्चे सीखने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। और हमेशा बच्चों को बच्चे की ही भाषाओं में, उसकी जिस तरह से भाषा है, उसका जिस तरह से रहन-सहन है, वो जिस चीज़ों को समझता है, उसी चीज़ को शिक्षक को अपना करके उसी के बारे में उसी ढंग से बताना चाहिए ताकि बच्चे आसान से आसान चीज़ों को सीख सके, समझ सके। चलिए आगे की बात करते हैं तो आगे हमारा कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम के अनुसार अध्यापक को बच्चों के पूर्व ज्ञान को, पहले से जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे पहले से क्या जान रहे हैं, अगर वो चीज़ हम जान गए तो नई ज्ञान देने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब बच्चे को पता चल रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक टेबल आता ही नहीं है और हम बच्चे को 21 का टेबल सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी टीचर को उस बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है वो पहले से क्या जानता है, क्या सीखा है, उसका पहले देखना चाहिए कि वो क्या जान रहा है, क्या सीखा है। फिर उसके बाद नई ज्ञान की ओर बढ़नी चाहिए, उससे आगे सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। अर्थात बालकों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, तत्पश्चात विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सहसा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं। नई नई चीज़ें जो होती है वो बच्चे के लिए कठिन होते हैं। चलिए आगे की बात करें तो आगे हमारा कह रहा है सरल से जटिल की ओर। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं यूपी टेट में, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, सुपर टेट हो, झारखंड टेट हो, सारे में पूछे जाते हैं। और इन सब टॉपिक से क्वेश्चन भी बनते हैं। आप जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे तो आप लोग उसमें देखिएगा कि ज्ञात की वैश्विक से अवैश्विक की ओर, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, इन सब पॉइंट से क्वेश्चन बने होते हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए
तो बात करें सरल से जटिल की ओर की, तो इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यदि शिक्षक प्रारंभ में ही कठिन तथ्यों की छात्रों को बताने लगे तो वे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे और शिक्षक का प्रयास भी व्यर्थ हो जाएगा। अब बच्चे को अगर कठिन शब्द हम सिखाना शुरू कर दें, चालू कर दें, तो इससे क्या होगा कि बच्चे में कुंठा की भावना आ जाएगी, और जितना सरल भाषाओं में बच्चों को सिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। अब बच्चे सीख नहीं रहे हैं, हम कठिन से कठिन शब्द वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारा सिखाना भी व्यर्थ हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिखाकर। चलिए आगे की बात करें, तो आगे हमारा करा विशेष से सामान्य की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत करके तत्पश्चात सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। पहले जो है सामान्य क्रिया, फिर जो है सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए, अर्थात पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से नियम स्पष्ट करने चाहिए। तो बच्चों के अनुसार बच्चे के जीवन में जो चीज़ है, और अब होता है ना, एक क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो किसी का एग्जाम्पल लेकर के किसी को पूरे क्लासरूम में बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि आती है ना, बच्चों में रुचि आती है और वो स्पष्ट रूप से उसे सीखते भी हैं और समझते भी हैं। चलिए आगे की बात करें, तो आगे है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। कुछ देर पहले आपको बोले भी थे, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखा करके सिखाना चाहिए। जैसे पेंसिल की बात किए थे, तो पेंसिल हम बच्चे को बोल दिए और पेंसिल है नहीं, तो ये अमूर्त हो गया, लेकिन पेंसिल है हाथ में और पेंसिल बोले तो ये मूर्त हो गया। चलिए बात करते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो एक अच्छा अध्यापक सदैव बालकों को सर्वप्रथम उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते, तथा उसके पश्चात वह उन चीज़ों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद नहीं होते। जो उनके सामने मौजूद नहीं होते ये अमूर्त हो गए, जो सामने मौजूद होते हैं वो मूर्त हो गए। अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, ये आप मूर्त रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, हम जो अभी बोल रहे हैं वो आपके माइंड में चलेगा, आप उसके बारे में सोचिएगा, ये अमूर्त हो गया। चलिए आगे की बात करें, तो आगे हमारा है पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर, तो ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये जो है ये व्यवहारवाद है। क्या है? व्यवहारवाद है। तो ये कह रहा है हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है। अब आधा पैर हाथी का और आधा पैर जो है शेर का लगा दें तो बालक को कैसे पता चलेगा? जब तक पूर्ण चीज़ें नहीं दिखेगी तब तक वो डिसाइड ही नहीं कर सकता ये हाथी है या फिर शेर है ना। तो उसी तरह से बात करें, बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि वो सीख सके, देख सके। चलिए आगे की बात करें, तो आगे हमारा कह रहा है आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब होता है, अब इस चीज़ को समझिए, आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन का मतलब होता है उदाहरण, और उसी जगह बात करें निगमन की, तो निगमन का मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। तो आगमन विधि के प्रारंभ में छात्र के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है। अब देख लीजिए, आगमन विधि के प्रारंभ में छात्र के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है, जबकि निगमन में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरण की सहायता से उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायता होता है,
जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन सेल्स प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। एक अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो पहले आगमन करते हैं, कहने का मतलब पहले वो उदाहरण देते हैं, उदाहरण के थ्रू जो है कि बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं, फिर वो नियम की ओर चलते हैं ताकि उदाहरण से रिलेटेड उस नियम को बच्चे आसानी से सीख सके। और एक अच्छे शिक्षक का यही भूमिका होता है। और एक अच्छे शिक्षक जो हैं वो पहले उदाहरण से लेकर के वो नियम की ओर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आगमन से निगमन की ओर। चलिए आगे की बात करें तो हमारा आज का टॉपिक लास्ट हो गया। और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।